हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए और प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होगे। जल्दी से बताओ, कर रहे हो प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से या फिर नहीं कर रहे हो। चलो, बढ़िया तरीके से कर ही रहे होगे मान लेता हूं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम फिजिक्स का 2024 का जो पेपर है नीट का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर ये तो नीट का पेपर है, मुझे तो जेडबलई का पेपर देना है, तो मैं इसको क्यों देखूं। बेटा, फिजिक्स चाहे आप नीट का पेपर दे रहे हो चाहे जेडबलई का दे रहे हो, दोनों में आपकी फिजिक्स आने वाली है। ठीक है, तो आपको फिजिक्स को पढ़ना है। आपको ये नहीं देखना है कि नीट का पेपर है या फिर जेडबलई का पेपर है। आपको बच्चों क्या देखना है, आपको सिर्फ फिजिक्स को देखना है। जो ये न्यूटन और आइंस्टीन हमारे लिए फिजिक्स छोड़कर गए हैं, हमें सिर्फ इसको देखना है। हमें पेपर से कोई भी मतलब है वो नहीं है। तो कल जैसा कि बच्चों हमने 2024 का फिजिक्स का जेडबलई का पेपर किया था, आज हम बच्चों नीट का पेपर है वो करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी सी लाइव क्लास में। आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो क्या बच्चों, क्लास को शुरू किया जाए, क्या बोलते हो आप लोग। कर दे बेटा क्लास को शुरू शुरू, जल्दी से बताओ। चलो, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं 2024 के पेपर में पहला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आराम से पढ़ना। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आवतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज है वो बना सकता है। देखिए बच्चों, आपको पता होगा, जब मैंने आपको क्लास में चैप्टर पढ़ाया होगा तब मैंने आपको जो अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इनके बारे में पढ़ाया होगा, इनका किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम पढ़ाया होगा। तो मैंने आपको बताया होगा कि जब अवतल दर्पण में कोई किरण फोकस पर, कोई किरण मतलब कोई वस्तु फोकस पर होती है, तो उसकी जो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। मतलब कि जो किरणें जाती है वो समांतर जाती है, इस तरीके से, है ना। ये मान लो हमारा दर्पण हो गया, यहाँ पे फोकस पे कोई चीज रखी हुई है, तो यहां से जो किरणें जाती है बेटा वो कैसी जाती है, समांतर जाती है, इस तरीके से। तो अगर हमें समांतर यानी कि पैरेलल, हमें कैसा बेटा, पैरेलल, अगर हमें किसी का पैरेलल प्रकाश पुंज चाहिए, तो पैरेलल प्रकाश पुंज हमें किससे मिल सकता है। पहला तो हो जाएगा बच्चों हमारा अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण मतलब कि कॉनकेव मिरर। अब आपको पता है बेटा, जिस तरीके के प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण बनाता है, उसी तरीके के सेम प्रतिबिंब हमारा उत्तल लेंस बनाता है ना। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के जो किरण आरेख होते हैं यानी कि रे डायग्राम्स होते हैं, वो दोनों के सेम होते हैं। तो अगर हमें समांतर प्रकाश पुंज चाहिए तो वो कौन बना सकता है, अवतल दर्पण बना सकता है और उत्तल लेंस बना सकता है। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, समांतर प्रकाश पुंज। मतलब जो किरणें मिलेंगी, पुंज को बेटा रे बोलते हैं, तो जो किरणें मिलेंगी वो हमें समांतर मिलेंगी। समांतर का मतलब जो एक दूसरे को कभी ना काटे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही, यानी कि कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल।
चलो बहुत बढ़िया। देखो फिर से समझते हैं बेटा, हमें इसमें बताना है कि हमें प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज यानी कि हमें समांतर किरण कब मिल सकती है। ठीक है, हमें जो समांतर लाइट है, बीम है लाइट की, वो कब मिल सकती है। तो बेटा समांतर प्रकाश किरण हमें तब मिलती है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो। कैसी रखी हो बच्चों, फोकस पर रखी हो। ठीक है, अब आपको पता है कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इन दोनों के जो रे डायग्राम्स होते हैं वो एक कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, मतलब एक से होते हैं। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कोई समांतर प्रकाश पुंज मिल रहा है तो मतलब उत्तल लेंस में भी वो हमें समांतर प्रकाश पुंज है वो मिलेगा। कब मिलेगा, जब कोई वस्तु फोकस पर रखी हो, है ना। तो इस तरीके से बच्चों इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ए ऑप्शन। देखो आपने वाहनों की हेडलाइट देखी होगी, तो हेडलाइट में फोकस के पास में, फोकस और उसके जो ध्रुव होता है उसके बीच में बल्ब को लगा देते हैं, तो जो रोशनी मिलती है वो एकदम सीधी मिलती है। रोशनी कैसी मिलती है बच्चों, वाहनों में हेडलाइट में एकदम सीधी रोशनी मिलती है, एकदम विस्तृत रोशनी मिलती है। आपने देखा होगा वाहनों में हेड लैंपों में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है ताकि एकदम समांतर प्रकाश पुंज मिले। कैसा प्रकाश पुंज मिले बेटा, समांतर। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इस वजह से इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये चीजें है वो समझ में आ गई होंगी। अगर देखो अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है तो बहुत इजी है, बन गया होगा। जिसने थ्योरी को नहीं पढ़ा है नो डाउट आपको ये क्वेश्चन है वो कठिन लगने वाला है, समझ में है वो कम आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिया गया है चित्र में दर्शाए अनुसार दो दर्पण ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। दर्पण ए पर प्रकाश की कोई किरण 25 डिग्री के कोण से आपतित है जो परावर्तन के पश्चात दर्पण बी पर आपतित होती है। इस किरण का परावर्तन कोण कितना होगा। क्या होगा बेटा आंसर, देखो इस तरीके से एक हमें दिया गया है ना। यहां पे हमारा अभिलंब हो गया, यहां पर ही हमारी किरण है वो आ रही है, कितने के कोण से आ रही है, 25 डिग्री के कोण से आ रही है। तो हमें बताना है बेटा कि इसका जो परावर्तन कोण होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसका जो परावर्तन कोण होगा बेटा वो कितना होगा ये हमें बताना है, दूसरे दर्पण के साथ बताना है इसका। तो देखो ए वाला हमारा 25 है। ठीक है, अब मान लो एक किरण है वो यहां से जा रही है और इस बी वाले दर्पण पर पड़ रही है। ये हमारा ए दर्पण हो गया, ये बी दर्पण हो गया। ठीक है, मान लो ये किरण यहाँ पे आपतित हो रही थी और आपतित होने के बाद ये बी दर्पण पे यहाँ पे पहुंच रही है। ठीक है, तो हमें इसका दर्पण के साथ जो एक कोण है इसको बताना है। हमें क्या बताना है, दर्पण के साथ जो कोण है इसको बताना है। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहां से मान लो एक किरण परावर्तन के पश्चात है वो जा रही है, परावर्तन के पश्चात कहां जा रही है, दूसरे दर्पण पर जा रही है। तो हमें बताना है बेटा परावर्तन के पश्चात जो दर्पण के साथ एक कोण बनाएगा वो कितने डिग्री का होगा। तो आपको पता है बेटा आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये हमारा 25 डिग्री का है, तो ये वाला जो कोण होगा हमारा ये कितने डिग्री का होगा, ये जो कोण होगा बच्चों ये भी हमारा 25 डिग्री का होगा। हमें पता है आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आपतन कोण अभिलंब के साथ 25 का बना रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 का। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इस वाले एंगल का मान बताना है, जो ये एंगल इसको एक्स नाम दे देते हैं, इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि एक्स और अगर हम 25 को मिला देंगे तो हमारा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। चित्र में हमें दिया गया है, तो हमें इस एक्स वाले का मान बताना है। तो हो जाएगा एक्स प्लस 25 बराबर में 90, और यहां से एक्स का जो मान आएगा वो 90 माइनस का 25, यानी कि एक्स बराबर 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 65 डिग्री। तो जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के साथ कोण बनेगा बच्चों वो हमारा सी ऑप्शन 65 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा इसका, सी ऑप्शन। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप भेज दीजिएगा।
ओके ओके बच्चे बोल रहे हैं सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। देखो बेटा यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो 25 डिग्री का था, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी हमारा 25 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो पूरा एंगल बन रहा है यानी कि एंगल x प्लस का एंगल 25 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें डायग्राम में दिया गया है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 25 इज इक्वल टू 90, 25 को इस साइड ले गए, 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जो मिरर के साथ में वो कितने कितने डिग्री का होगा, 65। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ चार विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है, इनमें से कौन सा सही है। इनमें से बेटा हमें बताना है कौन सा किरण आरेख हमारा सही है। देखो बहुत सिंपल है, वायु से कांच पर आ रहा है। देखो सबसे पहले बेटा मान लो कि हमारा ये वायु है, ये हमारा कांच है, और ये हमारी फिर से वायु है। ठीक है, वायु यानी कि एयर, एक गिलास है, और ये हमारा फिर से एयर है। अब ये तीन अलग अलग माध्यम है। पहले मान लो वायु से कोई चीज कांच में आ रही है, तो ये हमारा वायु विरल माध्यम है, और विरल माध्यम से जब कोई चीज सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, समझ में आया। जब कोई वस्तु या कोई प्रकाश किरण, वस्तु सॉरी गलत बोल दिया, तो जब कोई लाइट की रेज यानी कि प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब कांच से फिर से वायु में जा रही है तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, क्योंकि कांच हमारा सघन माध्यम है और जो वायु है वो हमारी विरल माध्यम है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम है वो बनेगा, और जो ये डायग्राम मुझे इस क्वेश्चन में लग रहा है किसमें सही है, तो वो हमारे बी वाले में है। देखो ये यहाँ पे पहले ऐसी आ रही है, फिर तो थोड़ी सी झुक रही है और फिर दूर जा रही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अभिलंब की ओर कैसी होती है बच्चों, झुक जाती है। बच्चे बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दीजिए। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, आप उनको तो करो पहले। बेटा अब आपके सारे टेस्ट वगैरह ओपन होने लगे होंगे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब है वो देखा जा सकता है, यानी कि अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। देखो आपको पता है बेटा, जब हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं तो उत्तल दर्पण में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का जो प्रतिबिंब है वो आसानी से दिखाई दे जाएगा, है ना। जो वाहन होते हैं उनमें भी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ताकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हमें छोटी छोटी दिखाई दें। तो अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को हमें एक छोटे से दर्पण में देखना है तो उसके लिए जो हम दर्पण यूज करेंगे बच्चों वो हमारा कौन सा होगा, केवल उत्तल दर्पण, यानी कि अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा दर्पण यूज करेंगे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करेंगे, क्योंकि क्योंकि उत्तल दर्पण में बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी छोटी दिखाई दे जाती हैं।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा। सिर बच्चों कैसे दिख रहा है? सिर हमारा बड़ा दिख रहा है, सिर उसका बड़ा दिख रहा है, ठीक है। उसका शरीर सामान्य दिख रहा है, शरीर कैसा है, यानी कि पेट का भाग समान है, और पैर उसके कैसे दिख रहे हैं बच्चों? पैर उसके छोटे दिख रहे हैं। तो हमें बताना है कि उस दर्पण में कौन कौन से दर्पण लगे हुए हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, उसका सिर बड़ा दिख रहा है, सिर बड़ा यानी कि जो सिर का इमेज है वो बड़ा बन रहा है। तो पहला जो दर्पण होगा वो हमारा कॉनकेव मिरर होगा। पहला कौन सा होगा बेटा? कॉनकेव मिरर। फिर है, शरीर उसका सामान दिख रहा है, ना छोटा दिख रहा है ना बड़ा दिख रहा है, मतलब कि वो कौन सा दर्पण है? वो हमारा प्लेन मिरर है, यानी कि समतल दर्पण। और उसके हाथ पैर छोटे दिख रहे हैं, मतलब कि कौन सा दर्पण है? कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि उत्तल दर्पण। तो पहला दर्पण अवतल, अवतल में हमेशा चीजें बड़ी दिखती हैं, समतल में चीजें हमेशा बराबर दिखती हैं, और उत्तल में चीजें हमेशा छोटी दिखती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अवतल, समतल और उत्तल होगा, यानी कि सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होगा बेटा इसका? सी ऑप्शन। लवली चौरसिया बोल रही है मे बी सी। मे बी सी नहीं बेटा, सी ही इसका करेक्ट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टॉर्च, सर्च लाइटों तथा बायनों की हेडलाइट में बल्ब कहां लगा होता है? देखो जो पहला क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम इसी के जैसा था। देखो वाहनों की जो लाइटें होती है ना बेटा, उनमें एकदम समांतर रोशनी मिलती है, जैसे गाड़ी आगे जाती जाती है और उसकी समांतर रोशनी मिलती है। तो जो बल्ब को लगाया जाता है वो कहां पर लगाया जाता है? आई होप आप सभी को पता होगा, है ना। कहां पे लगाया जाता है ताकि समांतर प्रकाश पुंज हमें मिले? देखो अगर आपको समांतर प्रकाश किरणें चाहिए तो आपको बल्ब को हमेशा फोकस के पास लगाना पड़ेगा। कहां पे लगाना पड़ेगा बच्चों? फोकस के पास में। क्योंकि जब कोई प्रकाश का स्रोत हमारा फोकस के पास में रखा होगा तो उससे जो किरणें निकलेंगी वो एकदम समांतर निकलेंगी, पैरेलल निकलेंगी। यही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का कॉन्सेप्ट था कि अगर हमें समांतर किरणें चाहिए तो हमें प्रतिबिंब वस्तु को कहां रखना चाहिए? तो अगर हमें समांतर यानी कि पैरेलल किरणें चाहिए, प्रकाश पुंज चाहिए, तो हमें वस्तु को हमेशा फोकस के पास रखना चाहिए, है ना। कहां पे रखना चाहिए बेटा? फोकस के पास रखना चाहिए। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे इसलिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को तो कल कल लिया था तो इसको नहीं करेंगे। 2024 जेडबलई के पेपर में रिपीटेड था तो इसको नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन भी कर लिया था, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण को बारीता देने का उचित कारण है। तो समतल दर्पण की जगह बेटा अपन उत्तल दर्पण का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि समतल दर्पण में तो सारी चीजें बराबर दिखेंगी, लेकिन उत्तल दर्पण में जो चीजें हैं वो सारी कैसी दिखेंगी? छोटी छोटी दिखेंगी। तो छोटी दिखने से क्या होगा कि हम बहुत ज्यादा बड़ा जो एरिया है वो दर्पण में देख पाएंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें समतल दर्पण की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र है वो दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बेटा? ज्यादा चीजें दिखाई देती है, इस वजह से अपन समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण का यूज है वो करते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बातें मत करना, चैट को चालू कर रहा हूं, ठीक है। बातें करोगे तो सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। कृष्णा शर्मा,
कृष्णा शर्मा, देखो बेटा गलत भाषा का यूज नहीं करना है। कल मैंने एक बच्चे को निकाल दिया है, बैच में से ही निकाल दिया है। आप लोग जानते हो कि कोई कोमल नाम का बच्चा था, उस कोई लड़की थी, बहुत ज्यादा अपशब्द है वो क्लास में बोल रही थी, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है। उसने बहुत ज्यादा कॉल किए, सॉरी भी बोला कि सर प्लीज मुझे वापस से ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन बेटा एक बार अगर आप इतनी गंदी गलती करते हो तो फिर आपको माफी देने का कोई मजा है वो नहीं, मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में एक बहुत बड़ा एरिया अपन को दिखाई देता है, इसलिए बेटा अपन प्लेन मिरर का यूज नहीं करते, कॉन्वेक्स मिरर का करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन तो कर लिया था, कल कर लिया था अपन ने, इसको छोड़ देंगे। ओके, अब क्वेश्चन है, मानव नेत्र के चित्र का अध्ययन कीजिए जिसमें चित्र में कॉर्निया को नामांकित किया गया है। कॉर्निया हमारी किस चीज से नामांकित है? तो देखो आप देख सकते हो, जो ये पार्ट है हमारा क्या कहलाता है? कॉर्निया। तो कॉर्निया हमारी नामांकित है सी से। ए जो है ये हमारा आइरिस कहलाता है। ए जो पॉइंट है ये कौन सा है? आइरिस है, ठीक है। और ये जो डी पॉइंट है ये हमारी पक्षमावी पेशियां हैं, इसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। ए बी पॉइंट द्रव बोलेंगे इसको, द्रव बोलते हैं, ये द्रव यहां पे लिक्विड भरा होता है, या नेत्र गोलक भी बोल, इसको वो बोल सकते हैं नेत्र गोलक, ठीक है। चलो, तो हमें कॉर्निया बताना था बेटा, कॉर्निया हमारा सी से डिनोट किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का कारण है। देखो तारों का क्या होता है बेटा, यहां पे हवा भी होती है और हमारी पानी की बूंदें भी होती हैं, हवा भी होती है और पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है। पानी की बूंदे को येलो कलर से दिखाते हैं, ठीक है, ओके, इस तरीके से। तो बेटा जब प्रकाश की किरणें अलग अलग माध्यम की परतों में से आती हैं तो इनके अपवर्तनांक कैसे होते हैं बच्चों? अपवर्तनांक इनके अलग अलग होने की वजह से जो प्रकाश है वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि वायु में पानी की अलग अलग परतें होती हैं, कहीं पे वायु कहीं पे पानी, तो इस तरीके से जो तारों से लाइट आती है वो हमें कैसी दिखाती है? टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला है वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, बिल्कुल गलत, विक्षेपण नहीं होता है, अपवर्तन होता है। फिर है वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो एकदम सही हो जाएगा। यहां पे बेटा विकिरण लिखा हुआ है जो कि गलत है, और यहां पे आंतरिक परावर्तन लिखा हुआ है जो भी गलत है। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की परतें होती हैं जिनसे लाइट का क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। तो बेटा सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने का जो कारण होता है, रक्तताप का मतलब होता है लाल, खून के जैसा दिखने का कारण, तो खून के जैसा सूर्य का दिखने का जो कारण होता है वो प्रकाश का विकिरण होता है। क्योंकि जब सूर्य निकल रहा होता है या सूर्य ढल रहा होता है तो सारी जो सूर्य के प्रकाश में जो सारे रंग है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, केवल लाल रंग पहुंच पाता है। इस वजह से इसका जो आंसर क्या होगा? प्रकाश का विकिरण होगा। महेश नाम का कोई बच्चा बोल रहा है सर आप मेरा डाउट क्लियर नहीं करते हो। बेटा बता दीजिए क्या डाउट है आपका। इस क्लास में देखो 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा? 350। तो आप सोचो कि 350 बच्चों को एक साथ में डाउट सॉल्व करना कैसे पॉसिबल है? फिर भी आप बता दो आपका डाउट, मैं स्पेशली देख लूंगा।
बेटा केमिस्ट्री की मैं आपकी देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लो बेटा। देखो केमिस्ट्री का बेटा आपका 2024 का पी बाई क्यू, 2024 का बेटा आपका पी बाई क्यू, चाहे वो जेडबलई का हो चाहे वो आपका नीट का हो, ये दोनों पी बाई क्यू हमने आपके यूट्यूब पर डाल दिए हैं। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर ओन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर जाकर 2024 का फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का जो पी वाई क्यू है जेडबलई और नीट का वो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों 2022 से लेके 2024 बायोलॉजी हिंदी मीडियम, तो बायोलॉजी हिंदी मीडियम के जो पी वाई क्यू है वो भी हमने यूट्यूब पर डाल दिए हैं। दीक्षा मैम की सारी क्लासेस डली हुई हैं, तो आप वहां पर ये सारे क्वेश्चन है वो देख सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में बेटा आपका 2024 का पी वाई क्यू हमने पूरा करा दिया है, आप यूट्यूब पर उसको देख लेना। और बायोलॉजी आपकी पी वाई क्यू पूरे हो चुके हैं, यूट्यूब पर भी डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दिया गया है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई व्यक्ति श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, वो दूर की चीजों को तो देख लेता है लेकिन उसकी किताबों में जो लिखा है उसको नहीं पढ़ पाता। दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, मतलब उसको कौन सा दोष है, उसको दूरदृष्टि दोष है। बोर्ड का तो दिखता है लेकिन खुद की किताबों में क्या लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई देता, तो उसको दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, उसका जो निकट बिंदु है वो कहां चला जाता है, दूर हो जाता है। जो प्रतिबिंब में बनता है बेटा वो रेटिना के कैसा बनता है, रेटिना से पीछे बनता है ना। जो प्रतिबिंब में बनता है बेटा वो कैसा बनता है, रेटिना से, ये मान लो आंख है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना से पीछे बनेगा। तो इसका मतलब है कि उसका जो निकट बिंदु है वो कैसा हो गया है, दूर हो गया है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। यानी कि द नियर पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट आईज हैज मूव्ड अवे फ्रॉम हिम। देखो जो बच्चे बोले हैं कि सर आप जो क्वेश्चन करा रहे हो अगर वो मैंने कर लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। बस कंडीशन ये कि आपने क्वेश्चन को रटा ना हो। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन कराया है तो अगर आप रट रहे हो कि इसका दूर बिंदु, इसका निकट बिंदु दूर हो गया है, ऐसे आपने रट लिया है क्वेश्चन, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको इस समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ये ऑप्शन हो कैसे रहा है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि इसका आंसर ए ऑप्शन हो कैसे रहा है, आप समझ के पढ़ रहे हो, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो बेटा आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। मैंने आपको जितना पढ़ाया है, चाहे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हो, चाहे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन दिए हो, चाहे क्लास में क्वेश्चन कराए हो, चाहे पीवाईक्यू कराए हो, चाहे जो भी पढ़ाया हो, अगर आपने उसको समझ के पढ़ा है बेटा तो मैं आपका गारंटी से कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बस आपने रटा ना हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्ण की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश। देखो जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो हमेशा लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बेटा लाल रंग का जो विकिरण है वो बहुत ही कम होता है। विकिरण का मतलब होता है फैलना, स्कैटरिंग, है ना, स्कैटर्ड होना। तो जो लाल रंग होता है वो बहुत कम फैलता है, इस वजह से वो बहुत दूर तक जाता है ना। तो क्या होता है बेटा, जो लाल रंग है इसका सबसे कम विकिरण होता है। कौन से ऑप्शन में बेटा सबसे कम लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन तो गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ये धुएं और कोहरे द्वारा सबसे कम विकिरित होता है। विकिरित का मतलब होता है फैलना, जो ज्यादा फैलेगा
वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। बिल्कुल, आकांक्षा प्रजापति बोले सर कल बायो की क्लास होगी क्या? तो कल हिंदी मीडियम की बायो की क्लास होगी सुबह से 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे आपकी बायो की क्लास होगी, और हो सकता है कि कल मॉर्निंग में मैं भी कोई क्लास है वो ले लूं। बेटा अब आपके सारे टेस्ट हैं वो खुल रहे हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जो भी टेस्ट ना खुलें आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो कर लिया था, कल इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध है वो बनाया जा सकता है? व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 1 if 1 ऐसे लिखा हुआ है 1/5 ओम। ठीक है, देखो इसमें आपको बेटा 5 प्रतिरोधों का उपयोग करके सबसे न्यूनतम जो प्रतिरोध है वो बनाना है। अब आपको पता है कि जो सबसे कम प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है वो समांतर क्रम में जोड़ने से होता है, यानी कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ पैरेलल ही बोला जाता है, सीरीज और पैरेलल, पैरेलल बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एक तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया पैरेलल ही बोला जाता है आई थिंक। चलो ओके, तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। तो इन सारे प्रतिरोधकों को जो कैसे हैं, जो है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 और बराबर है 1/5 ओम के। ठीक है, तो हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस है वो बताना है। टोटल रेजिस्टेंस बेटा हमारा 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1, क्योंकि हमें सबसे कम चाहिए इसलिए इन सारे प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में है वो जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, कितने हो गए, 5 हो गए। ओके, ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ेंगे। क्योंकि बेटा हमारा R1 R2 R3 का मान क्या है, 1/5 है, इसलिए इन सबकी जगह पर हम 1/5 रखेंगे। अब जो ये नीचे वाला 5 है सबका ऊपर आ जाएगा, तो 1/R बराबर हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5, यानी कि 1/R बराबर हो जाएगा 25। और R, अब हम यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो R हमारा, R ऊपर जाएगा तो 25 नीचे आ जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा बच्चों 1/25 ओम। यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1/25 ओम होगा। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। आंसर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इंग्लिश मीडियम में आकांक्षा मैम की क्लास कब लगेगी? तो बेटा आकांक्षा मैम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाती हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऑब्वियस सी बात है थोड़े से होशियार होते हैं, उनको चीजें हैं वो जल्दी समझ में आती हैं। ऐसा मैंने अपनी क्लासों में अक्सर देखा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ा जल्दी समझ में आता है। तो बेटा जब हम लोगों का एक चैप्टर हुआ था सब सब्जेक्ट का, तब आकांक्षा मैम ऑलरेडी 3 चैप्टर आप लोगों को करा चुकी थी। मतलब आकांक्षा मैम बहुत फास्ट आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो उन्होंने बेटा आपका पूरा सिलेबस है वो करा दिया है। मैं आपको सही बताऊं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास सिलेबस ही नहीं बचा हुआ है। मतलब जितना पढ़ाना था, जितना हमने सोचा था कि आपको 4-5 महीने में पढ़ाएंगे, वो आकांक्षा मैम ने 2 महीने में ही पढ़ा के खत्म कर दिया है, सॉरी 2.5 महीने में। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में एकदम सच बता रहा हूं, आपको जितना पढ़ाना था सारा मटेरियल खत्म हो चुका है, पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
केवल थोड़ी सी मेरी फिजिक्स बची हुई है, तो वो मैं आपको करा दूंगा। आपका एक चैप्टर रह गया है, मुझे याद है, और वो मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल था। 5 प्रतिरोध थे, हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना था, यानी कि लोएस्ट रेजिस्टेंस प्राप्त करना था, इसलिए हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो जोड़ दिया, टोटल जो रेजिस्टेंस आया वो 1/25 ओम आया। देखो अभी पेपर के आज से 13 दिन बचे हुए हैं, और थोड़ा सा, अभी ये बात तो नहीं बतानी चाहिए, फिर भी बता देता हूं। तो थोड़ा सा एमपीएसओएस से पता चला है कि अगर 26 तारीख तक बच्चों के जितने फॉर्म उन लोगों ने सोचे हैं उतने फॉर्म अगर नहीं भरेंगे तो थोड़ा सा एग्जाम डेट को और भी बढ़ा दिया जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों, एक छोटा सा अपडेट आया है। अगर जितना टारगेट सरकार ने बनाया है कि इस बार सुपर 100 परीक्षा में फॉर्म डलने चाहिए, उतने अगर फॉर्म नहीं डलेंगे तो एग्जाम डेट को थोड़ा सा और आगे है वो कर दिया जाएगा, ताकि और बच्चे भी फॉर्म में वो फिलअप कर पाए। तो ये अंदर की बात है, किसी को बताना मत। तो हो सकता है बेटा थोड़ी बहुत आपकी एग्जाम की डेट भी चेंज हो जाए। अच्छा, अब ये वीडियो तो यूट्यूब पे भी जाने वाला है, तो फिर तो यूट्यूब के बच्चों को भी पता चल जाएगा। ये तो बेटा बहुत मिस्टेक हो गई। देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको कि एग्जाम डेट आपकी चेंज हो सकती है, क्योंकि फिर आप लोग थोड़े से ढीले हो जाओगे, आप लोग पढ़ोगे कम। अभी आपको पता है कि 13 दिन बाद एग्जाम है, जितना हो सके पढ़ लो, जल्दी जल्दी रट लो किताबों को। लेकिन फिर थोड़ा सा ढील मिल जाएगी कि अभी तो एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, तो फिर नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपको पता चले। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न चित्र में उस परिपथ को पहचानिए जिसमें विद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित हैं। आइडेंटिफाई द गिवन सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। बस दो चीजें याद रखना बेटा, हमेशा जो एमीटर होता है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। बस अब हमें इनमें देखना है कि किसमें सीरीज में सही जुड़ा हुआ है और किसमें पैरेलल में सही जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कैसा जुड़ा हुआ है? हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो मतलब पहला वाला हमारा गलत हो गया। दूसरे वाले में हमारा ये सही जुड़ा हुआ है, लेकिन देखो एमीटर गलत जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, एमीटर सही है, एकदम सही है बेटा, एमीटर सही है, यानी कि दूसरा इसका सही हो जाएगा। तीसरे में आप देखो, यहां पे फिर से जो वोल्ट मीटर है वो हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसलिए गलत है। यहां पे बेटा सही जुड़ा हुआ है, लेकिन देखो एमीटर उल्टा जुड़ा हुआ है। इस साइड हमारा प्लस आना था, यहाँ पे माइनस आना था, तो ये उल्टा हो गया है ना, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। वोल्ट मीटर एकदम पैरेलल क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एमीटर एकदम किस में जुड़ा हुआ है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। यहाँ पे भी सही था, बस यहाँ पे माइनस प्लस की थोड़ी सी गलती है वो हो गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया? माइनस प्लस की थोड़ी सी गलती है वो हो गई है। यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे माइनस का, है ना। तो बाकी आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन, दूसरा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए। देखो हमेशा वोल्ट मीटर को बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इस सीरीज में जुड़ा हुआ है, बस यही बस इसमें कॉन्सेप्ट था, बाकी कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध होगा। ए तथा बी के मध्य हमें क्या बताना है बेटा? प्रतिरोध है वो बताना है। ठीक है,
देखो करंट का बेटा क्या होता है, करंट का बेटा कुछ ऐसा होता है कि यहां से देखिए ए पॉइंट से जो करंट जाएगा वो यहां पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि देखो अब मुझ एक बात बताना, यहां पे मान लो 10 लोग खड़े हुए हैं करंट को रोकने के लिए, यहां पे 20 लोग खड़े हुए हैं और यहां पे 50 लोग खड़े हुए हैं, यहां पे 10 है। तो आप मुझे बताओ जो करंट अगर जाना चाहेगा, मतलब उसकी यहां से जाना तो मजबूरी है, उसको कहीं ना कहीं से जाना पड़ेगा, तो वो कहां से जाएगा? जहां पे 10 लोग उसको रोकने के लिए खड़े हैं वहां से जाएगा, या जो जहां पे 20 लोग खड़े हैं वहां से जाएगा, या जहां पे 50 लोग खड़े हैं वहां से जाएगा? बेटा वो कोशिश करेगा, अगर उसको जाना बहुत जरूरी हुआ तो वो 10 लोग के यहां से ही जाएगा, वो 20 और 50 को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो इस सर्किट में बेटा जो करंट जाएगा वो हमारा ए पॉइंट से कुछ इस तरीके से होते हुए यहां से चला जाएगा, है ना, वो हमारा यहां पे जाएगा ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस है वो बताना है। क्या बताना है बेटा? टोटल रेजिस्टेंस बताना है ना। तो दोनों हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बेटा दोनों को जोड़ देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम प्लस का 10 यानी कि 20, है ना। लेकिन यहां पे देखो अब थोड़ा बहुत करंट तो चला जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत करंट तो यहां पे भी चला जाएगा, तो 20 ओम से थोड़ा सा कम रहेगा रेजिस्टेंस, क्या रहेगा, 20 ओम से थोड़ा सा कम रहेगा। तो 10 ओम से ज्यादा और 20 ओम से ज्यादा, 10 ओम से अधिक और 20 ओम से कम, इसका थोड़ा सा सही आंसर है वो बैठ रहा है। बाकी के तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, गलत हो जाएंगे। बाकी के तीनों ऑप्शन कैसे हैं, गलत हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अनुज सिंह रावत सर, अभी तक आपको चैनल पे देखने के लिए आंखें तरस गई। बेटा इतने सारे वीडियोस तो मैं डालता हूं यूट्यूब चैनल पर, आप देखा तो करो। आप ही लोगों के लिए हम पूरे दिन भर बेटा मेहनत करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के निक्रोम तार के 3 नमूनों के VI ग्राफ आलेखित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? V4 वोल्टेज, I4 करंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा। चलो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दिख रहा है? ओके, देखो बेटा जिसका प्रतिरोध ज्यादा, जिसमें धारा का मान ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा। देखो R1 हमारा सबसे, R1 में सबसे ज्यादा धारा जा रही है, R2 में सबसे उससे कम धारा जा रही है, और R3 में सबसे ज्यादा, सबसे बहुत ही कम धारा जा रही है। एक बार फिर से सुन लो, R1 में सबसे ज्यादा धारा जा रही है क्योंकि हमारा I का ग्राफ है और ये हमारा नीचे V का ग्राफ है। तो R1 में सबसे ज्यादा धारा, R2 में उससे कम, और R3 में सबसे कम। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध है वो हमारा R3 का है, फिर उसके बाद R2 का है, और उसके बाद R1 का है।
देखिए आपको पता होगा कि जो धारा होती है वो हमारी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसमें आई का मान ज्यादा होगा उसमें आर की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, कम होगी। तो R1 हमारा सबसे कम है, सबसे बड़ा जो है वो हमारा R3 है, उसके बाद बच्चों हमारा R2 है, और उसके बाद बच्चों हमारा R1 है। मतलब R1 प्रतिरोध हमारा सबसे कम है, R2 उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और R3 हमारा सबसे ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन R3, R2, R1। क्या आंसर होगा बेटा, सी ऑप्शन। R3 सबसे ज्यादा प्रतिरोध है, R2 उससे कम, और R1 सबसे कम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। देखो यहाँ पे तीन चीजें दी गई हैं, किया गया कार्य, विद्युत धारा, समय, किया गया कार्य आवेश, किया गया कार्य समय, विद्युत धारा। मतलब कि अपन को वोल्टता यानी कि वोल्टेज को क्या करना है, बताना है। तो बच्चों आपको पता है किया गया कार्य यानी कि W बराबर होता है V अपॉन में V मल्टीप्लाई में Q, है ना, V मल्टीप्लाई में Q। यानी कि किया गया, यहां से वोल्टेज बराबर क्या होगा, वोल्टेज बराबर हो जाएगा बच्चों W अपॉन में Q, है ना। अब W क्या होता है हमारा, किया गया कार्य होता है, ठीक है। अब हम I बराबर बच्चों में पता है I बराबर होता है Q अपॉन में T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा IT, यानी कि विद्युत धारा गुणा में समय। तो W हो गया हमारा किया गया कार्य, और Q को क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं हम IT यानी कि विद्युत धारा, I हमारी विद्युत धारा हो गई और T हमारा समय हो गया। तो यहां पे हो गई विद्युत धारा और गुणा में समय, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, V बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुणा में समय, ए ऑप्शन, है ना। देखो आपको पता है बेटा W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। V यहां से हम Q की वैल्यू रखते हैं, तो Q बराबर होता है हमारा I यानी कि विद्युत धारा, T यानी कि समय। तो W बराबर हो गया V इंटू IT। अब यहां से V का मान निकालेंगे तो V बराबर आएगा हमारा V बराबर आएगा W अपॉन में IT, यानी कि W बराबर किया गया कार्य, I बराबर विद्युत धारा, T बराबर समय। इन सबको बैच में मैंने जब थ्योरी पढ़ाई है तब पढ़ाया हुआ है कि W क्या कहलाता है, I क्या कहलाता है, T क्या कहलाता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया है यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षैत ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बैच में भी कराया बेटा, सेम क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया था। तो पहले हम मानते हैं कि जो क्षैत ऊर्जा थी बच्चों वो हमारी H बराबर थी I स्क्वायर आर टी, ठीक है। H बराबर क्या था, I स्क्वायर आर टी था। अब जो धारा है, प्रवाहित धारा है, वो कैसी हो गई है, जस्ट डबल हो गई है ना। तो जो नई वाली धारा है बच्चों वो कैसी हो गई है, 2I हो गई, यानी कि 100%। 100% का मतलब होता है बच्चों जस्ट डबल हो जाना। तो यहां से जो हमारी नई क्षैत ऊर्जा होगी वो होगी हमारी H डैश बराबर I स्क्वायर, यानी कि I डैश स्क्वायर R और T, आर टी के मान हमारे सेम रहेंगे। तो हम वृद्धि निकालेंगे बेटा, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा हमारी नई क्षैत ऊष्मा माइनस का H अपॉन में H और गुणा में 100, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बैच में बहुत डिटेल में कराया है, तो यहां पे थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा। H डैश का मान क्या है, देखो यहां से H डैश बराबर हो जाएगा I डैश।
आई डैश का मान है 2i डैश का स्क्वायर यानी कि 2i का स्क्वायर और RT। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच डैश बराबर 4i स्क्वायर RT। ठीक है, एच डैश का यहां पे मान रख देंगे तो हो जाएगा 4i स्क्वायर RT माइनस एच का मान रखेंगे तो हो जाएगा i स्क्वायर RT और अपॉन में h यानी कि i स्क्वायर RT। ठीक है, और गुणा में हो जाएगा 100, और भी जगह लगेगी यहां पे तो ओके। अब 4i स्क्वायर RT में से एक i स्क्वायर RT चला जाएगा तो बचेगा 3i स्क्वायर RT और बटे में भी i स्क्वायर RT गुणा में 100। i स्क्वायर RT से i स्क्वायर RT कट जाएगा, 3 गुणा में 100 यानी कि 300%। तीन जो 6 ऊष्मा में बेटा वृद्धि होगी वो 300% होगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आई थिंक चल रहा है, 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, मैं कोशिश करता हूं नेटवर्क को ठीक करने का। थोड़ा सा लैग हो रहा है मुझे लगता है। थोड़ा सा बेटा नेटवर्क का इशू चल रहा है ना। रात में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो ही जाता है, मैंने कल भी देखा था बेटा, कल भी थोड़ा सा इशू हो रहा था। चलो कोई नहीं, देखो जितना अगर कहीं पे लैग हो जाएगा तो चिंता नहीं लेना, ये वीडियो रिकॉर्ड होकर पूरा यूट्यूब पर जाने जाएगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, कोई चिंता वाली बात है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 केवी विद्युत शक्ति उपयुक्त करती है, इसके लिए किस अनुमंतांक के फ्यूज तार का उपयोग है वो किया जाना चाहिए। शक्ति कितनी है बच्चों इसकी, 1 केवी है, 1 केवी मतलब 1000 वाट। ठीक है, वोल्टेज कितना है इसका, पावर बोलेंगे जिसको, वोल्टेज कितना है बच्चों, वोल्टेज 220 है, 220 वोल्ट। तो हमें धारा का मान निकालना है कि कितने धारा का जो फ्यूज तार है वो उपयोग में लेना चाहिए। तो फॉर्मूला पता है बेटा, P बराबर होता है वी आई, यहां से I का मान होगा P अपॉन में V। तो P है हमारा 1000 और V का मान है 220, भाग कर देंगे तो आएगा 22 चौको 88, 4 फिर कुछ 12
ऐसी 4 दशमलव कुछ आएगा 12 यानी कि 4.5 एम्पियर के समथिंग कुछ आएगा। तो इसके लिए जो फ्यूज तार लेना चाहिए वो कितने एम्पियर का लेना चाहिए? 5 एम्पियर का। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन। 4.5 एम्पियर इसको बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो अपन जो फ्यूज तार लेंगे वो 5 एम्पियर का लेंगे। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट आएगा तो अपने आप जो फ्यूज तार है वो गल जाएगा और विद्युत केतली में ज्यादा करंट है वो नहीं जाएगा। गौतम सैनी, रोहित गौतम, और जो ये बच्चे फालतू की बातें कर रहे हैं बेटा ध्यान रखना, एक क्लिक आप दूर हो। अगर मैंने एक क्लिक कर दिया तो आपका पूरा बैच है वो बंद हो जाएगा, तो बातें मत करो। देखो, एक 220 वोल्ट की बेटा केटली थी, उसको उसको जो पावर की जरूरत थी वो 1 kW थी, यानी कि 1 किलोवाट, यानी कि 1000 वॉट। तो हमें उसके लिए फ्यूज तार बताना था। तो फ्यूज तार का मतलब होता है बेटा कितनी पावर केटली को चाहिए उतना ही हम एक फ्यूज तार है वो लगाते हैं। तो केटली को जो पावर चाहिए वो 4.5 एम्पियर का करंट चाहिए, है ना। केटली को जो पावर चाहिए वो कितनी चाहिए? 4.5 एम्पियर। तो अपन को फ्यूज तार अपन कितने का लगा देंगे? 5 एम्पियर का लगा देंगे। देखो, अगर 4 का लगाएंगे, केटली को 4.5 चाहिए, 4 का ही करंट आएगा, लेकिन इसको तो ज्यादा चाहिए तो वो काम नहीं करेगा, वो गल जाएगा। लेकिन अपन को 4.5 चाहिए है, 4.5 अपन को एम्पियर करंट चाहिए, 5 का लगा देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त है वो किया जा सकता है, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में एल्सो बी एक्सप्रेस्ड। देखो बहुत सिंपल है, पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है वी आई, है ना। पावर बराबर क्या होता है? वी आई होता है। तो विद्युत शक्ति बराबर भी का जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट है, और आई की जो यूनिट है वो एम्पियर है। तो विद्युत शक्ति को अपन लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर। क्या लिख सकते हैं? विद्युत शक्ति को अपन लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ में 12 वोल्ट बैटरी से संयोजक प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों से संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा होगी। ऊष्मा बतानी बेटा, सबसे सब में ऊष्मा कैसी होगी? अ, देखो, सबसे कम जो ऊष्मा होगी वो तीसरे वाले में होगी, है ना। तीसरे वाले में कैसी होगी? सबसे कम होगी। और सबसे जो ज्यादा होगी वो होगी हमारे दूसरे वाले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, इसका तो डी है। एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा गलत लग रहा है। अच्छा ओके, 1 मिनट का समय तो इसको बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। 1 मिनट का बस मुझे एक थोड़ा सा फॉर्मूला देखना है।
देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, H बराबर होता है v²t/में 4.2r। एक ही फॉर्मूला होता है, इसको अगर 4.2 को हटा भी दो तो H बराबर यानी कि 6 तो उसमें बराबर होता है v²t/में r। यानी कि बेटा जो H है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, R का। अगर R का मान प्रतिरोध ज्यादा होगा तो जो क्षय ऊष्मा है वो कैसी होगी, कम होगी, है ना। प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो क्षय ऊष्मा कम होगी। तो इनमें से जो सबसे कम, देखो इस परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कितना है, वो 2 ओम है। इसका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है, ठीक है। इसका प्रतिरोध कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2, 1 आएगा और 1 को 1 में कर देंगे। इसका प्रतिरोध है बेटा वो 1 ओम है, क्योंकि ये दोनों कैसे, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध हमारा हमेशा निम्नतम होता है, लोएस्ट होता है। तो इसका जो टोटल प्रतिरोध है वो 1 ओम है, इसका 4 ओम है और इसका 2 ओम है। तो जिसमें प्रतिरोध हमारा सबसे कम होगा, क्षय ऊष्मा सबसे अधिकतम होगी, है ना। जो ऊष्मा होगी बेटा वो सबसे अधिकतम होगी। तो तीसरा वाला इस तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो तीसरा वाला यहां पे अपन को डायग्राम दिया गया है, इसमें जो क्षय ऊष्मा है वो सबसे अधिक है। ठीक है बेटा, समझ में आया हो तो थम्स अप भेज दो। जिसका प्रतिरोध बेटा सबसे ज्यादा होगा उसमें क्षय ऊष्मा है वो कम होगी, है ना, इस फॉर्मूले से v²t/r, ये ऐसा फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अब इसमें 3-4 थ्योरी वाले क्वेश्चन, गंदे गंदे से क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, चित्र में दर्शानुसार कागज के तल में बाएं से दाईं ओर संकेत करते हुए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें दर्शानुसार एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की दिशा क्या होगी। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो प्रोटॉन पर जो बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम दिशा में लगेगा प्रोटॉन पर। जानवी मेरे हिसाब से एक बार बात कर ले, शायद मान जाए, क्योंकि दिल तो बच्चा है उसका। रोहित गौतम, बेटा तुम यहां पे पढ़ने आए हो कि आस्की करने आए हो, पहले मुझे ये समझाओ। बहुत बढ़िया, बता रहा हूं बेटा, अगर अगली बार से ऐसा मैसेज दिख गया ना तो अभी तुम्हें एक बैच से रिमूव करवा दूंगा, ठीक है। इस तरीके के मैसेज क्लास में मत करो। 350 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके सामने अपनी बेइज्जती तो मत कराओ, ओके। तो बेटा इसका जो आंसर है वो दोनों पर कागज तल की ओर बल लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आते हैं कि सुपर 100 वाले दे कैसे देते हैं। प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया चित्र में दर्शाई व्यवस्था में दो कुंडलियों किसी अचालक बेलनाकार छड़ पर लिपटी हैं। आरंभ में प्लग में कुंजी नहीं लगी, इसके पश्चात प्लग में कुंजी लगाकर फिर हटा ली जाती है, तब तब क्या होगा।
गैल्वेनोमीटर में सदैव विक्षेप शून्य रहता है। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है परंतु यह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है तथा प्लग को हटाने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। यह विक्षेप समान दिशा में होते हैं। फिर है गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। विक्षेप विपरीत दिशा में होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, है ना। कितने ऑप्शन दिए गए बेटा? 4 ऑप्शन। देखो पहले इस कॉइल को बिजली देंगे तो इस दूसरी कॉइल में क्या आएगी बेटा? करंट आएगा। तो गैल्वेनोमीटर में एक तरफ ऐसे विक्षेप होगा, कांटा इस तरफ जाएगा। फिर इसका प्लग हटा देंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी वो बंद हो जाएगी। तो इसका भी करंट है वो बंद हो जाएगा, लेकिन अब इसका करंट कैसा होगा? जस्ट उल्टा होगा। तो जो विक्षेप होगा वो दूसरी तरफ होगा, है ना। तो एक बार गैल्वेनोमीटर आगे जाएगा और एक बार गैल्वेनोमीटर पीछे जाएगा। इसलिए बेटा गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 रहता है, एक तरफ भी 1 2 3 4 रहता है और एक तरफ भी 1 2 3 4 रहता है। बीच में इसकी ऐसी सुई होती है, ठीक है। तो एक तरफ कांटा इस तरफ जाएगा, एक बार कांटा इस तरफ जाएगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर होगा गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होगा जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। विक्षेप विपरीत दिशा में होते हैं, क्योंकि जब पहली बार करंट आएगा तो एक तरफ कांटा है वो जाएगा और जब दूसरी बार करंट आएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है घरेलू साधनों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। देखो घरों में ज्यादा लाइट से और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जो उपयोग किया जाता है बच्चों, वो क्या किया जाता है? फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत वोल्टेज को मैनेज करने के लिए स्टेबलाइजर का यूज होता है। विद्युत मीटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन के लिए होता है। भू संपर्क गण होता है जो कि जो करंट आ जाता है कभी उसको अर्थिंग करने के लिए इसका यूज होता है। लेकिन लघु पतन और अतिभारण से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग है वो किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा? फ्यूज तार का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी लंबी सीधी पर धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बेटा जो धारावाही परिनालिका होती है इसके सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एकदम समान होता है। तो आंसर क्या होगा? सभी बिंदुओं पर समान होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चैप्टर में पढ़ाई हुई हैं। परिनालिका के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है? हमेशा समान होती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी होगा जो टिक किया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकालकर क्षैतिज तल एबीसीडी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाएं तो ये रेखाएं होती हैं कैसी होती है बेटा? साकेंद्री वृत्त के रूप में होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं में होती हैं और बिंदु के निकट संकेती वृत्त परंतु दूर ले जाने पर दीर्घ वृत्ताकार। तो इसमें बेटा जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं में होंगी। कैसी होंगी बेटा? एक दूसरे के समांतर होंगी, सरल रेखा में। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर?
है ना, 29 होगा, 29 का सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, दिष्ट धारा मोटर में प्रयुक्त विभक्त वलय का कार्य होता है। देखो जो डीसी वोल्टेज वाली मोटर होती है ना, उसमें क्या होता है बेटा, बीच से कटा होता है, बीच से जो क्या होता है उसकी विभक्त वलय होता है, बीच से कटा होता है, जो धारा की दिशा को उत्क्रमित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कुंडली के अर्ध घूर्णन पश्चात धारा की दिशा को उत्क्रमित करना, धारा की दिशा को बदलना किसका काम होता है बेटा, विभक्त वलय का काम होता है। ठीक है, किसका काम होता है बेटा, विभक्त वलय का। और एक बात याद रखना, इस पेपर में बेटा 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे सुपर 100 के जो आपसे नहीं बनेंगे, है ना, कितनी भी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि कुछ अटपटे क्वेश्चन ही आ जाते हैं, तो उनको लेके टेंशन नहीं लेना, पेन ऐसे ऐसे घुमाना, जिस पे भी पेन रुक जाए उसको टिक करके आ जाना। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन बेटा आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। होप करता हूं बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे उनको एक बार क्लास पीछे करके फिर से देख लेना। क्लास का पीपीटी बैच वाले बच्चों को तो मिल ही जाएगा, और जो यूट्यूब पर बच्चे देख रहे हैं वो फ्री मटेरियल में देख लेना, उसमें आपको ये पीपीटी है मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी बच्चों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपके साथ किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात याद रखना, 2023 और 22 के पेपर की जो केमिस्ट्री है जेडब्ल्यू और नीट की, टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे, तो हम एक दिन एक महामैराथन क्लास रखेंगे और उसमें 120 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व है वो कर लेंगे। तो एक दिन में बेटा आपकी 23 का पेपर हो जाएगा, जेडब्ल्यू और नीट दोनों का, और 22 का भी हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय ऑल, टेक केयर, लव यू।